हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टेस्ट सेकंड का जो क्वेश्चन है पहला। C4H9Br अणुसूत्र वाले यौगिक के समावयवी लिखिए। अणुसूत्र दे दिया गया C4H9Br, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। जो क्वेश्चन नंबर पहला है C4 है, H9 है और Br, ठीक है। किसका अणुसूत्र दिया नहीं, ये अणुसूत्र है और इस अणुसूत्र के समावयवी लिखने, नहीं समावयवी, इस अणुसूत्र के समावयवी बनाने। और जब समावयवी बनाएंगे तो हमने आपको बताया था समावयवी बनाने का तरीका। सबसे पहले क्या करिए, कार्बन परमाणु लिखिए, नहीं कार्बन परमाणु को लिखिए। कार्बन परमाणु 4 है, 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु। इसमें हमको 9 H लगाने, इसके बाद Br एक लगा लीजिए, किनारे आप Br आप इस पे लगा लीजिए एक बार, बाकी की फिर आप Br को एक बार खिसका दीजिए इधर। अगला समावयवी बनेगा 1 2 4 कार्बन, Br को आपने खिसकाया, Br यहाँ पर आ गया। ये हो गया 1 के बाद 2 ब्रोमो, ठीक है। ये 1 पे लगा ब्रोमो एक बार है और यहाँ से 1 2 पे लगा ब्रोमो। अगला क्या है, हमने इसको हटाया CH3 को यहाँ पर लेकर के अगले संरचना में एक बार Br खिसकाएंगे तो 1 से बनेगा 2 और जब एक बार और खिसकाएंगे तो आपके पास क्या, फिर आपके पास इधर से नंबरिंग होगा तो फिर 2 ब्रोमो को लाएंगे। अब खिसका Br को नहीं खिसका सकते, इस C को खिसकाइए। तो जीप C को लेकर के आते हैं तो C 1 2 और 3, यहाँ पर हमारे पास Br है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, C लिख दिया। तो इस प्रकार से बन गया आपके पास क्या, 1 2 पे लगा आपके पास, पहले 1 पे लगा ब्रोमो, 2 पे लगा मेथिल और प्रोपेन हो जाए। अब इसमें भी क्या करें, Br को एक बार खिसका करके इधर ले आइए। अगला एक समावयवी और बनेगा C, इसी पर C है, यहीं पर Br को भी लगा दीजिए और ये हो गया C। इस प्रकार से आपके ये कुल 4 समावयवी हैं, 4 समावयवी। बैलेंस ही पूरा करेंगे, किनारे पर है तो CH3, फिर हो जाएगा CH2, फिर बैलेंस ही पूरा होगा तो CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3। नाम कहलाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन, 1 पे लगा ब्रोमो और ब्यूटेन। अगला हो गया CH3, फिर CH2 है, फिर CH है, यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये भी पूरी बैलेंस ही पूरी करें, CH3 CH, किनारे है CH3, ये हो जाएगा आपका CH2। इसकी बैलेंस ही पूरी करेंगे तो हर तरफ CH3 हो गया, CH3 ये हो गया, CH3 ये भी हो गई, CH3 ये भी हो गई। तो ये सबका नाम अगर देखा जाए, पहले का नाम हो जाएगा आपके पास 1 पे लगा ब्रोमो, 1 पे लगा आपका ब्रोमो, 1 ब्रोमो और ब्यूटेन। यह एक प्रकार का प्राथमिक है, नहीं इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड क्योंकि प्राथमिक कार्बन परमाणु से लगा, नहीं यहाँ पर क्या है, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो द्वितीयक कार्बन है, तो ये आपका कहलाएगा, नाम हो जाएगा 2 पे लगा ब्रोमो, 1 2 पे लगा ब्रोमो, 2 पे लगा ब्रोमो और 2 ब्रोमो के बाद आता है ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगला आता है 1 पे लगा ब्रोमो और 2 पे लगी मेथिल, ये कैसा है, द्वितीयक हैलाइड है। ये भी वहां पे 2 रहेगा, वो ये तो फर्स्ट वाले Br पे CH3 है, CH2 रहेगा फर्स्ट वाले वहां पे CH3 पहले वाले ब्यूटेन पे। इसको चलो सुधार कर लेते हैं, बैलेंस ही पूरी करिए। CH2 होगा, यहाँ पर हो गया CH2, बैलेंस ही पूरी रहेगी। नहीं अगला दिया गया है 1 2 नहीं 1 2 3, 2 पे लगा मेथिल है, 1 पे लगा ब्रोमो, पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे तो 1 पे लगा ब्रोमो, 1 पे लगा ब्रोमो और 2 पे लगा आपका मेथिल, 2 पे लगा आपका मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 2 मेथिल के बाद आता है क्या आपका 3 कार्बन का हो गया प्रोपेन। प्रोपेन यह एक प्रकार का प्राथमिक हैलाइड है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा वो प्राथमिक कार्बन है। एक और लास्ट बना हुआ है जो कहलाएगा क्या, लंबी श्रृंखला अगर लेंगे तो 1 2 और 3, 2 पे लगा ब्रोमो और 2 पे लगा मेथिल, नहीं नाम हो गया 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया और 2 पे और लगा है मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल और 3 कार्बन की हो गई प्रोपेन। यह एक प्रकार का तृतीयक हैलाइड, इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक हैलाइड है, तो ये तृतीयक हैलाइड है। तो इस प्रकार से C4H9Br अणुसूत्र वाले जो यौगिक है उनके कुल समावयवी कितने होंगे, कुल 4 समावयवी। एक होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरा 2 ब्रोमो ब्यूटेन और तीसरा आपके पास क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन और 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। और समावयवी यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, उदाहरण दे करके स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दिया गया आपके पास उभयदंती नाभिक रागी क्या है।
तो इसको मैं हटा रहा हूँ। Yes, sir. उभयदंती। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के सवाल में भी आपका दूसरा जो दिया गया है वो कह रहा है उभयदंती नाभिक रागी किसे कहा गया है, Yes, sir. और उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट करना। तो उभयदंती नाभिक रागी वे नाभिक रागी होते हैं जिनके पास दो स्थानों से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है, या फिर दो स्थानों से इलेक्ट्रॉन युग्म बना करके क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उभयदंती। आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएं, कोई भी एल्किल हैलाइड, दूसरा प्रश्न है, कोई भी एल्किल हैलाइड है R और X, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम साइनाइड K और C ट्रिपल बॉन्ड आपका N पोटेशियम साइनाइड के साथ करें। Yes, sir. ठीक है, जब पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो पोटेशियम साइनाइड में यहाँ पर ये आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक प्रकृति का होने के कारण पोटेशियम और साइनाइड मतलब क्या, कार्बन के बीच का जो होता है वो बॉन्ड ध्रुवीय है, ये बॉन्ड आसानी से वियोजित हो जाता है, K प्लस बन जाता है और Cn के ऊपर आ जाता है प्लस माइनस चार्ज। Yes, sir. इस समय आपके पास क्या, ये जो C है कार्बन जो है वो नाभिक रागी की तरह इसको प्रतिस्थापन, ये नाभिक रागी है और नाभिक रागी की तरह इस पे प्रतिस्थापन करता है, तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बनता है R के साथ क्या C और C से लग गया आपका ट्रिपल बॉन्ड आपका N N. और प्लस क्या निकल जाता है, प्लस निकल जाता है K और C के साथ लग गया X, Yes, sir. पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यही अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, R और R के साथ अगर X है, अगर यही एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया हम लोग AgCN के साथ कराते हैं, AgC और ट्रिपल बॉन्ड आपका N। ठीक है, AgCN के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. इस समय देखिए कार्बन ये Ag और Cn यहाँ पर ये है आयनिक प्रकृति का, आयनिक होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से वियोजित हो जाता है, और ये कैसा है, सह संयोजक है, और सह संयोजक होने के कारण ये आसानी से बॉन्ड वियोजित नहीं होता है। जब आसानी से बॉन्ड नहीं वियोजित होगा तो उस समय ये नाइट्रोजन जो होता है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जब नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है तो बनता है क्या, अब देखो ये बना आपका R है, या फिर आप लिखो R बनेगा, R आकर के किसके साथ, N के साथ, N हो गया, N के साथ लगा ट्रिपल बॉन्ड आपका C हो गया, फिर आपका क्या लगा Ag। जब ये बॉन्ड बन जाता है तब जाकर के ये नाइट्रोजन कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और इस प्रकार से बॉन्ड Ag प्लस बनकर के फिर टूट जाता है, इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, X और AgX निकल जाते हैं, तो बनने वाला जो उत्पाद होता है R के साथ आ करके लगता है N के साथ लग गया आपका C, ये बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड और प्लस बन जाता है आपका Ag और X। तो यह एक प्रकार का उभयदंती नाभिक रागी है। उभयदंती नाभिक रागी कौन है, इसमें जो Cl समूह होता है, जो Cl समूह है, Cn समूह, वो उभयदंती नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। C और ट्रिपल बॉन्ड जो N है, इसमें कभी कभी कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन दे करके बंध बनाता है, और कभी कभी जो होता है वो नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से उभयदंती नाभिक रागी वे नाभिक रागी होते हैं जिनके पास दो स्थानों से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके आबंध बनाने की क्षमता होती है, उनको हम लोग कहते हैं उभयदंती नाभिक रागी। ठीक है, वे नाभिक रागी जो दो स्थानों से नाभिक रागी की भांति व्यवहार करके और क्या करते हैं, आबंध का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उभयदंती नाभिक रागी। ये बनने वाला उत्पाद यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया तो बनता है आपके पास क्या, एल्किल साइनाइड। ये बनने वाला उत्पाद है एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड, और यहां पर बनने वाला है एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, NC नहीं तो ये कहलाता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ये एल्किल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और पढ़े हैं, ये उदाहरण पहला है, उदाहरण है, और एक और उदाहरण आपको बताया गया है। उदाहरण अगर दूसरा देखें तो हम लोग पढ़े थे NO2 के साथ, नहीं NO2 नाइट्रो समूह और नाइट्रिटो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, अर्थात अगर यही एल्किल हैलाइड है R और X, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं पोटेशियम नाइट्राइड K के साथ लगा आपका पोटेशियम नाइट्राइड। सूत्र संरचना आपको बताया गया था,
पोटेशियम नाइट्राइड का के हो गया, फिर आपके पास क्या ओ हो गया, फिर आपका एन हो गया, एन के साथ लगा डबल बॉन्ड ओ, ये पोटेशियम नाइट्राइड की संरचना। तो इस समय जब ये आयनिक प्रकृति का है के ओ सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, ये पोटेशियम नाइट्राइड की संरचना है। इस समय ये आयनिक प्रकृति का होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से वियोजित हो जाता है, और जब वियोजित हो गया तो पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये नाभिक रागी की तरह इसके ऊपर आक्रमण करता है, और बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बनता है आपका क्या, आर ओ एन और ओ, नहीं एन और ओ, ये आर ओ एन ओ, नहीं ये बनता है। और प्लस क्या निकल जाता है, इसका के इसके एक्स के साथ अब क्रिया करके निकल जाता है पोटेशियम और हैलाइड के एक्स, नहीं। किंतु अगर यही अपक्रिया एल्किल हैलाइड की हम करा रहे हैं, आर और एक्स एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइड AgON डबल बॉन्ड O के साथ, नहीं सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो वही कहा गया इसका आबंध ये जो है वो सह संयोजक प्रकृति का है, यह आबंध सह संयोजक प्रकृति का है। तो क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु अब जो है नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है। तो क्या करेगा, ये जब आकर के नाइट्रोजन परमाणु जुड़ेगा, बाद में ये Ag वाला बॉन्ड टूट करके निकल जाएगा, Ag और X निकल जाएगा। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो बनेगा R और R के साथ O, R के साथ N, क्योंकि N आकर के लग रहा है, तो RN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ O और एक डबल बॉन्ड ऑफ O, ठीक है। और प्लस बनेगा आपका, प्लस बनने वाला बना Ag और X, ये Ag और X, इसका नाम होता है एल्किल नाइट्राइट, इसको हम लोग कहते हैं एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट है। और इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो और एल्केन। तो इस प्रकार से दो चीज बनती है। अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करते हैं तो बनने वाला उत्पाद आपका क्या, एल्किल नाइट्राइड है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करें, वो लिखना भी रहेगा कि भैया अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अपक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करते हैं तो बनने वाला उत्पाद एल्किल नाइट्राइड होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, जबकि अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला उत्पाद नाइट्रो एल्केन होता है, अर्थात इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो होता है वो क्या करता है, नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। तो ऐसे अणु जिनमें दो अलग अलग परमाणु जो होते हैं नाभिक रागी की भांति व्यवहार करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं उभयदंती नाभिक रागी। इसमें भी आपको उभयदंती नाभिक रागी, एक बार कार्बन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है और एक बार नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे अणु जिनमें दो अलग अलग परमाणु जो होते हैं नाभिक रागी की भांति व्यवहार करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं उभयदंती, ठीक है, नाभिक रागी। तो ये भी उभयदंती नाभिक रागी का उदाहरण है और ये भी एक प्रकार के उभयदंती के नाभिक रागी का उदाहरण है, ठीक है। चाहे जो लिख सकते हैं, बिल्कुल, दोनों उदाहरणों में से कोई उदाहरण, अगर एक पूछेगा तो एक लिखना है, अगर दोनों लिखना तैयार है तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। निर्भर करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि अगर हमारे पास बताना है तो भैया मोर देन वन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला आता है फ्रेऑन 12 है, DDT है और क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखने हैं तो सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं, हो जाएगा ये उभयदंती नाभिक रागी किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको बताना था। ये होगा उभयदंती नाभिक रागी। उभयदंती नाभिक रागी वे नाभिक रागी होते हैं जिनमें दो अलग अलग परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया गया, अगर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो बनता है एल्किल साइनाइड। और अगर हम लोग वही अपक्रिया कराते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ तो बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बनते हैं। अगली बात आती है इसमें फ्रेऑन 12 है, DDT है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और क्लोरोफॉर्म के उपयोग के बारे में बताना, ठीक है। दिया गया है, पहला दिया गया फ्रेऑन 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, ठीक है। इसमें दिया गया फ्रेऑन 12 में, फ्रेऑन है, फ्रेऑन 12, देखिए फ्रेऑन 12 है और हमको बताना क्या, फ्रेऑन 12 के बारे में लिखना है और DDT
DDT। और दिया गया है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कह रहा क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है, CH और Cl3, CHCl3। आपको बताया गया इन सबके अगर निर्माण के बारे में। फ्रेऑन 12 क्या है, फ्रेऑन 12 जो होता है आपके पास एक प्रकार का प्रशीतक होता है, प्रशीतक है, प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है जितनी भी चीजें ठंडी करने वाली होती हैं, ये एक प्रकार का प्रशीतक गैस है। तो रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रीजर वगैरह जो भी होते हैं, उनमें इस गैसों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को ठंडा करने में, या फिर क्या होगा, जो एयर कंडीशन होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है गैस का भी, किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए, वायु को ठंडा करने के लिए, या फिर क्या होगा, द्रव को ठंडा करने के लिए। प्रशीतक का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2 भी कहलाता है, इसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। बनाया कैसे जा सकता है, अगर हम लोग लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 है, CCl4 अगर हम लेते हैं, CCl4 है, इसकी अभिक्रिया SB और F3, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी ले सकते हैं आप, SbF5 भी ले सकते हैं, SB और SbF5 का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसको प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। अगर प्रतिस्थापित करेगा तो देखते हैं कितना बने। देखो बैलेंस करने के लिए बनेगा आपके पास क्या, ये बनेगा CF2 और Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा, और प्लस बन जाएगा Sb और क्या होगा, Cl, क्या बनेगा, SbCl3 बनेगा। बैलेंस करते हैं, अब क्रिया को अगर बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितने हैं, हमको हटाना क्या, 2 क्लोरीन हटानी। जब दो क्लोरीन हटाएंगे, अगर हम इसका 3 हो लेने, देखो अगर हम लोग इसका 3 है, 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देने पर क्या होगा, 3 6 फ्लोरीन यहाँ से हटेगा, सॉरी क्लोरीन हटेगा। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 का ले लेते, तो 3 6 फ्लोरीन हो गया। सम करने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था की, 3 6 फ्लोरीन, ये 6 फ्लोरीन यहाँ से क्या करेगा, 6 क्लोरीन को हटाएगा, ठीक है। जब 6 क्लोरीन हटाएगा तो ये बना क्या, ये बनेगा 3 मोल्स ऑफ, बन गया CF2Cl2, और प्लस बनेगा आपके पास 2 मोल्स ऑफ आपके पास Sb और Cl3। देखो बैलेंस है क्या है, यहाँ पे 4 3 12 क्लोरीन, यहाँ पर भी अगर देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 क्लोरीन हो गया, ठीक है। फ्लोरीन के बारे में अगर बात करें तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 फ्लोरीन है, यहाँ भी आपको कितने मिले, 3 दूनी 6 फ्लोरीन। तो आप एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का प्रयोग करके आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात फ्रेऑन 12 का निर्माण आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेऑन 12 क्या है, फ्रेऑन 12 एक प्रकार का प्रशीतक होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता था क्या करने के लिए, रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में है, ठीक है। अगला जो होता है, ये जो होता है फ्रेऑन का जो काम है, ये देखिए ये क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर इसका अत्यधिक उपयोग किया जाए तो ये क्या करता है, भैया वायुमंडल में जो ओजोन की परत है, O3, जो ओजोन की परत है, उस ओजोन की परत को ये लगातार क्या करता है, डिप्लीट करता जाता है, इसका क्षरण करता है। अतः ये क्या करता है, जो ओजोन की परत है उसको नष्ट करने के कारण ये एक प्रकार की हानिकारक गैस भी है। अगर ओजोन परत लगातार, पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली ओजोन परत लगातार अपघटित होने लगी, तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, इस सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी, और पृथ्वी की सतह पर अगर जो भी जीवधारी हैं, उन जीवधारियों में क्या होगा भैया, ये परावैंगनी किरणों की वजह से क्या होगा, त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्रेऑन जो है एक प्रकार का आपका क्या नुकसानदायक है, जो क्या करता है, ओजोन परत को लगातार क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, तोड़ दे रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन को तोड़ करके बनाता है क्या, नवजात ऑक्सीजन, और प्लस बन जाता है O2। इस प्रकार से ये CF2 और Cl2 का काम है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, ओजोन या फिर क्या फ्रेऑन का कार्य, और फ्रेऑन का क्या क्या चीज ड्रॉबैक है, फ्रेऑन बनाने का आपका तरीका, CF2Cl2। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका दूसरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हो गया आपके पास क्या, फ्रेऑन 12, ठीक है। फ्रेऑन 12 को हम लोग और क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उपयोग कहां पर, प्रशीतक का, इसका ड्रॉबैक क्या है, और बनाने की विधि आपको बता दी गई। अगला आता है आपके पास क्या, DDT, ठीक है। तो DDT देखते हैं, DDT क्या है, हटा रहे इसको। DDT में बताया गया क्या, DDT एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का प्रभावी कीटनाशक था, जिसका उपयोग जो था
वो द्वितीय विश्व के दौरान, मतलब क्या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ा। मतलब क्या, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर या फिर क्या टाइफाइड फैलाने वाले जो जुए थे, इन सभी चीजों को मारने के लिए डीडीटी एक प्रभावशाली कीटनाशक था। ठीक है, 1873 में, ठीक है 1873 में इसका निर्माण किया गया। एक औषधालय था गिनी का, गिनी औषधालय में इसको बनाया गया और गिनी औषधालय में इसको पाल मुलर ने बनाया था। जब इन्होंने बनाया तो डीडीटी को देखा, क्या डीडीटी का जो विषाक्त प्रभाव है इसका अध्ययन किया, जिसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीडीटी जो थी वो बनाई किसके साथ गई थी, क्लोरल के साथ। ठीक है, क्लोरल क्या होता है, एक प्रकार का आपका क्या क्लोरल मतलब होता है CCl3 और CHO। ये CCl3 CHO को हम लोग कहते हैं क्लोरल, ये कहलाता है क्लोरल। क्लोरल है, और क्लोरल को हम लोग इसका आरपीसी नाम ट्राइक्लोरोएथेनल भी है, नहीं इसको हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरोएथेनल। यह ट्राइक्लोरोएथेनल है। ट्राइक्लोरोएथेनल मतलब होता है 3 बार क्लोरो लगा CHO है। ठीक है, तो बना आपका ट्राइक्लोरोएथेनल। इसकी अभिक्रिया जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में पैरा वाला जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा अस्थायी। अगर पैरा उत्पाद देखा जाए, आपको बताया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कभी भी होती है तो पैरा उत्पाद जो है वो मुख्य उत्पाद होता है, इसलिए इसका हाइड्रोजन यहाँ वाला अधिक अस्थायी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आपका लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेट और H2 और SO सल्फ्यूरिक अम्ल। ये निर्जलीकारक होता है, तुरंत इसकी व्यवस्था यहाँ से H, ये H2O नहीं, ये H2O निकल जाता है। और जब H2O निकल जाता है तो बनने वाला उत्पाद जो बन गया वो हो गया CCl3 और क्या CH। इसके साथ एक क्लोरोबेंजीन आकर के लग गई, अगला एक और क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से आके लगे, तो ये 2 क्लोरोबेंजीन आकर के इसके साथ लग जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, एक को कह लेते हैं P, इसके सापेक्ष ये पैरा है, और दूसरे को कह लेते हैं P डैश। तो इसका आईपीसी नाम और क्या हो सकता है, PP डैश, ऐसे भी लिखा गया PP डैश डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो और 2 बार फेनिल भी लगा, तो लिखते हैं डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का एथेन, और लिखते हैं ट्राइक्लोरो और क्या हो गया एथेन। तो इस प्रकार से ये डीडीटी का आईपीसी नाम है PP डैश, एक के लिए पैरा दूसरे के लिए पैरा डैश, तो PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो भैया इसका अध्ययन भैया पॉल मुलर साहब ने किया था, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया। इसका उपयोग कहां पे किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जब द्वितीय विश्व खत्म हुआ इसके पश्चात डीडीटी का जो भैया उपयोग था वो बहुत तेजी से बढ़ा। कारण क्या था, कारण इसका उपयोग था भैया मलेरिया फैलाने वाले। ठीक है, मलेरिया जो मच्छरों ने फैलाया था उसके लिए, और प्लस क्या आपका टाइफाइड। यस सर। तो टाइफाइड और मलेरिया, टाइफाइड जुओं के द्वारा फैला, नहीं जुआ था, अर्थात जुओं के द्वारा जो है, जुओं के द्वारा, ठीक जुआ, उसके द्वारा टाइफाइड, और मच्छर के द्वारा फैला आपस का मलेरिया। इनको दोनों को मारने के लिए एक प्रकार का प्रभावी कीटनाशक हुआ करता था, इसलिए डीडीटी का उपयोग खूब ज्यादा चला, क्योंकि उस समय द्वितीय युद्ध के पश्चात मलेरिया की भी संक्रमण व्यवस्था ज्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ, डीडीटी का उपयोग करते करते, लगातार ऐसे रसायनों का उपयोग करते करते मच्छरों के अंदर क्या गई, प्रतिरोधक क्षमता आ गई। इस रसायन का प्रयोग अब मच्छरों पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। इसकी एक और ड्रॉबैक था, डीडीटी जो था वो डीडीटी में एक और कमी थी, डीडीटी थी जैव अनअपघट्य। ठीक है, जैव अनअपघट्य का अर्थ होता है ये जीवधारियों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बायो नॉन डिग्रेडेबल था, अपघटित नहीं होता है,
जैव अनअपघट्य होने के कारण ये टूटता नहीं था, मिट्टी में पड़ा हुआ कहीं पर पड़ा उसका अस्थायी, जैसे पॉलिथीन होती है, पानी इसमें मिट्टी में बहुत दिनों तक दबी पड़ी रहती लेकिन पॉलिथीन नष्ट नहीं होता। तो ये प्रकार का वो भी आपके पास क्या पॉलीमर है, बहुलक है, जो नष्ट नहीं होता। देखिए इसी प्रकार का आपके पास ये भी जैव अनअपघट्य पदार्थ है, ऐसा रसायन था जो आसानी से अपघटित नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, जब इसका उपयोग ज्यादा बड़ा मच्छरों वगैरह के लिए, तो इसका जब सेवन हुआ तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बहता हुआ जलाशयों तक पहुंचा, और जलाशयों तक पहुंचने के बाद मछलियों में जो था इसकी डीडीटी की मात्रा जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, एकत्रित होने चालू हो गए मछलियों के। ये वसा में विलय, जल में क्या है, जल में अविलय, जल में अविलय, पानी में ज्यादा विलय नहीं था, लेकिन वसा में विलय होने के कारण, वसा में विलय होने के कारण ये मछलियों के भी क्या वसीय ऊतक में जाकर के धीरे धीरे डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, अब जब मछलियों के भी वसा में ये डिपॉजिट हुआ तो धीरे धीरे मनुष्य भी इसका अगर सेवन करना चालू करेंगे तो मछलियों के माध्यम से ये क्या होगा, मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में पहुंच गए, और खाद्य श्रृंखला में पहुंचने की वजह से मनुष्यों में भयंकर बीमारी उत्पन्न होनी चालू हुई, जिसके कारण भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, भैया संयुक्त राज्य ने क्या कर दिया, 1973 में इसके निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि भैया यह एक प्रकार का जहरीला रसायन है जो अपघटित नहीं होता है, अतः इसके निर्माण पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अभी भी कुछ देशों में डीडीटी का निर्माण सस्ता होने के कारण प्रचलन में अभी भी है। ठीक है, तो डीडीटी आपको बताया गया, डीडीटी है क्या, डीडीटी आपके पास क्या, ये PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होती है, जो कि एक प्रभावी कीटनाशक होता है। इसका उपयोग द्वितीय विश्व के पश्चात मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और टाइफाइड फैलाने वाले जुओं को भी क्या नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता था। किंतु भैया इसके लिए क्या, जैव अनअपघट्य गुण होने के कारण, जल में अविलय होने के कारण और वसा में विलय होने के कारण ये क्या हुआ, धीरे धीरे जलाशयों तक जब पहुंचा तो इसकी कुछ मात्रा जो थी मछलियों के वसीय ऊतक में इकट्ठा होने चली, और जब मछलियों के वसीय ऊतक में ये इकट्ठा हुआ तो भैया क्या हुआ, मनुष्य ने इनको सेवन करना चालू किया, मनुष्य के अंदर पहुंचा, और जब मनुष्य के अंदर पहुंचा तो ये भयंकर बीमारियां उत्पन्न होनी चालू कर दी। इसलिए क्या कर दिया, संयुक्त राज्य ने भैया डीडीटी के निर्माण पर 1973 में क्या कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि अब डीडीटी का निर्माण करना नहीं है, बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो बात यहाँ पर हो गई डीडीटी की, खत्म हो गई डीडीटी बनाने की विधि, और डीडीटी का उपयोग कहां पर हुआ था, क्या कारण था इसका बंद होने का। अगली बात आती है किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक प्रकार का विलायक है। ठीक है, विलायक मतलब होता है चीजों को घोलने के लिए, आपके पास वसा है, तेल है, इन सभी चीजों को कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता था। ठीक है, बनाया कैसे गया भैया, इसका तो भैया आसान सा तरीका हुआ था, भैया क्या था, मेथेन का अगर हम लोग क्या करते हैं, मेथेन की अगर क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, डीडीटी खत्म। अगर हम लोग मेथेन CH4 है प्लस 4 मोल्स ऑफ Cl2 लीजिए इन प्रेजेंस आपका सनलाइट, मुक्त मूलक क्रिया के दौरान, अर्थात अगर भैया क्लोरीन के आधिक्य में इसकी अब क्रिया कराई जाएगी तो बनने वाला कंपाउंड CCl4 और प्लस बन जाएगा आपके पास क्या, 4 मोल्स आपके पास क्या, HCl। तो ये CCl4 आपके पास एक प्रकार का क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अभिकर्मक के रूप में। इसका कुछ मात्रा जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। ये हेलमेंथीज जो रोग होते हैं, अर्थात जो फीता कृमि है, आंत में जो कृमि पाए जाते हैं, उनके लिए क्या, उनको मारने में इसका उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग और कहां पर है, यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, कार्बनिक विलायक के रूप में ज्यादातर इसका उपयोग किया है। तो निर्माण की विधि वही है, मेथेन का आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्लोरीन करा करके हम लोग क्या क्लोरोफॉर्म कर, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं, और बनता आपका क्या, ये 4 मोल्स ऑफ HCl। उपयोग आपका क्या, कार्बनिक विलायक में, वसा के विलायक में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इन सभी जगहों पर CCl4 का उपयोग किया जाता है। अगली बात आती है किसकी, क्लोरोफॉर्म की। नहीं, क्लोरोफॉर्म है क्या, क्लोरोफॉर्म देखिए हमने आपको बताया था, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का निश्चेतक होता है। निश्चेतक मतलब होता है भैया बेहोशी की दवा, शल्य क्रिया में आदमी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्राचीन काल से चलता आ रहा है, किंतु आजकल क्या हो गया, इसके जहरीले विषाक्त प्रभाव होने के कारण इस क्लोरोफॉर्म के भैया क्या उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दिया गया। बनाया कैसे गया, आप बनाने की विधि, कई विधियां पढ़े होंगे,
फिलहाल मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर हम लोग क्या लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं, आप क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि CH3 और CH2 और OH, ये एथेनॉल है। एथेनॉल की अभिक्रिया आप Cl2 के साथ करा सकते हैं, Cl2 4 मोल्स ऑफ, हमने एक अनुपात बताया था, अगर अल्कोहल का अनुपात है तो 4:6 ये लिया जाता था, क्या NaOH और Cl, नहीं 4 मोल्स ऑफ Cl2 और प्लस होता था 5 मोल्स ऑफ 6 मोल्स ऑफ NaOH, ये 6 मोल्स ऑफ आपका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने बताया कि भैया ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, आप क्लोरोफॉर्म बनाइए, इसका एक कार्बन परमाणु यहाँ पर आकर के एक क्लोरोफॉर्म बनाएगा, CHCl3 प्लस जितना NaOH लिया है आपने उससे एक कम, अर्थात 6 से एक कम 5, तो 5 मोल्स आप बना दीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड 5, नहीं और क्या होगा, 5 ही अणु आपको बनाना है जल, प्लस 5 मोल्स आप लिखिए H2O और प्लस क्या बचा, अब एक कार्बन, देखो यहाँ पर 2 कार्बन था, एक कार्बन खर्च हो गया, एक कार्बन जो बची है उसका सोडियम साल्ट बना दीजिए, अर्थात सोडियम कार्बोक्सिलेट। एक कार्बन का होता है फॉर्मिक अम्ल अर्थात HCOO और Na अर्थात बनेगा सोडियम फॉर्मेट। आप क्लोरोफॉर्म इस विधि से भी बना सकते हैं। आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण एसीटोन से भी कर सकते हैं। आप एसीटोन ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3 एसीटोन, ठीक है। आप विरंजक चूड़ से भी बना सकते हैं, विरंजक चूड़ वाली विधि बताई गई है। फिलहाल एसीटोन, इसकी अभिक्रिया हमने बताया था, अगर कीटोन है तो अनुपात क्या होता था, 3:4 हो जाता था, तो क्या लेंगे 3 मोल्स ऑफ आपका क्या होगा Cl2, 3 अणु Cl2 का और प्लस 4 मोल बनता था NaOH का। क्या करते हैं इसमें, हमने बताया क्लोरोफॉर्म आप बना लीजिए, क्लोरोफॉर्म मतलब क्या हो गया CH और Cl3 प्लस, अब हमने कहा था जब यहाँ पे 6 था तो 6 से एक कम, अब कितना है 4 है तो 4 से एक कम, 4 से एक कम मतलब क्या होगा 3 मोल्स क्या बना Na और Cl, 3 मोल्स अब बन गया NaCl, यहाँ पर हो गया NaCl और इतना ही जल 3 मोल्स अब आपका H2 प्लस। देखो एक कार्बन आपका यहाँ पे खर्च हो चुका है, ये वाला 2 कार्बन और बचा, तो 2 कार्बन की आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो बनेगा CH3 और COO Na, नाम हो गया सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनोलेट। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की आपकी विधि है, विरंजक चूड़ से भी मैंने आप लोग को बताया है। फिलहाल ये 2 विधियां क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, ये दोनों क्लोरोफॉर्म है। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अब जब क्लोरोफॉर्म बन गया तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो था प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, निश्चेतक के रूप में करते थे, ठीक है। निश्चेतक मतलब होता था अगर कहीं शल्य क्रिया है, किसी का ऑपरेशन करना है या फिर कोई चीज है तो उसमें इसको सुहा करके आदमी को बेहोश किया जाता था, किंतु इसका एक गुणधर्म बड़ा गड़बड़ था। ये क्या करता है, अगर ऑक्सीजन की संपर्क में आ जाता है, जो ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो तुरंत बनाती है जहरीली गैस, ठीक है, जो होता है COCl2 जिसको हम लोग कहते हैं फास्जीन, ये कराती है फास्जीन गैस, ठीक है। बैलेंस करेंगे 2 मोल्स ऑफ ये बनेगा और प्लस निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ आपका HCl। ये फास्जीन गैस जो होती है वो जहरीली प्रकृति की थी, अर्थात अगर हम इसको थोड़ी मात्रा में, अर्थात अगर बोतल में भरा गया है और बोतल से कुछ मात्रा अगर इसका खर्च हो गया है तो वायु के संपर्क में जैसे ये आती है तुरंत क्या करता है, वायु के संपर्क में आने पर ये क्लोरोफॉर्म क्या बना देता है, फास्जीन गैस। अब की बार अगर किसी व्यक्ति को ये सुंघाया जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए क्या कर दिया गया, क्लोरोफॉर्म का इस जहरीले गुण के कारण, इस प्रवृत्ति के कारण क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग करना बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका भंडारण कैसे किया जाता है, बना तो लिया, तो भंडारण करने के लिए क्या किया गया, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, रंगीन इसलिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ने पर भी अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, तो बोतल जो होती थी वो रंगीन हो गई, बोतल को रंगीन कर दिया गया और बोतल को पूरा भर के रखा जाता था, अर्थात क्या, बोतल में क्लोरोफॉर्म पूर्ण रूप से भर कर रखा जाता था। तो भंडारण के लिए ऐसी व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। क्लोरोफॉर्म पूरा भरा, CH और Cl3 पूरा भरा हुआ था, लेकिन साथ में इसके परसेंट क्या करते थे, 1% एथिल अल्कोहल भी डालते थे, 1% एथिल अल्कोहल C2 और H5 और OH, जो इसको फास्जीन गैस में परिवर्तित होने से रोकती थी, ठीक है।
इसीलिए क्या करते हैं, मान लीजिए भैया पहली बार उपयोग किया गया तो मात्रा कम हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसका काम यही एथिल अल्कोहल का है कि भैया ये मतलब क्या क्लोरोफॉर्म को फास्जीन गैस में परिवर्तित होने से रोकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म जो बनाया गया, बनाने के बाद क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, उपयोग इसका निश्चेतक के रूप में शल्य क्रिया के समय किया जाता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आदमी को क्या, तंत्रिका तंत्र डैमेज हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी भयंकर बीमारियां भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, ज्यादा मात्रा होने पर तो लीवर भी खराब हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये सभी आपका उपयोग और सभी के बनाने की विधि आपको बता दी गई। अगली चीज आती है डीडीटी के बाद आ रहा है क्या, परिवर्तन। कैसे परिवर्तन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे सब खत्म होता है। चौथा क्वेश्चन में दिया गया कैसे परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करने का मतलब आप किसी चीज को कैसे बनाएंगे। ठीक है, दो चीजें दी जा रही, एक है परिवर्तन करना, 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में दिखाया गया क्या, आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न करेंगे। दिया गया बेंजीन से बनाना 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन से बनाना 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो आप क्या कीजिए, बेंजीन लीजिए और उसका नाइट्रो नहीं, 4 पे लगाना ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो, बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में क्या करा है, बेंजीन है और बेंजीन से आपको बनाना क्या है, बेंजीन से बनाना आपका 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, इससे आपको कन्वर्ट करना है। 4 पे लगा ब्रोमो, 4 ब्रोमो और नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। देखिए अब पहले ब्रोमो सॉरी बेंजीन जो है उसको क्या करिए, बेंजीन को बदलिए ब्रोमो बेंजीन में। आपको अब क्रिया पढ़ाई गई है, अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन की क्रिया आप क्या कराइए, Br2 के साथ प्लस Br2। इन प्रेजेंस आप ले सकते हैं, आपके पास क्या FeBr3 ले सकते हैं, Fe और Br3 ले सकते हैं, या फिर आपके पास क्या Al और Br3 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इसको गर्म करना पड़ेगा, तापमान थोड़ा बढ़ाएंगे। ये Br2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सॉरी Br2 बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन आकर के यहाँ पर लग गया। जब ब्रोमो बेंजीन बन गया, आप इसका क्या करवाइए, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण कराने के लिए आप ले लीजिए कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिकम और इन प्रेजेंस ऑफ आपका H2 और SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये क्या करता है, ब्रोमीन का काम है, आने वाले NO2 समूह को आर्थो और पैरा पर दोनों पे लगाता है। फिलहाल हमको बनाना क्या है, मुख्य उत्पाद जो होगा वो पैरा ही होगा, तो बनने वाला उत्पाद आपके पास क्या, ये Br है और यहाँ पर आकर के लग गया NO2। ठीक है, तो इसको हमको बनाना था क्या, बेंजीन से बनाना था 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। बेंजीन से पहले हमने बनाया क्या, ब्रोमो बेंजीन। अभिकर्मक याद रखेंगे, बनेगा ब्रोमो, ब्रोमो के साथ बेंजीन, ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। और ब्रोमो बेंजीन के बाद बना आपके पास क्या, ये हो गया 1 2, देखो यहाँ से 1 2 3 4, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो बन जाएगा ना 4 ब्रोमो, बिल्कुल। ये हो गया 4 पे लगा ब्रोमो, बिल्कुल 4 ब्रोमो, और हो गया नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अगली क्रिया कह रहा है एथेनॉल से बनाना प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है एथेनॉल से बनाना प्रोपेन नाइट्राइल। एथेनॉल बनाना क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। तो आपको ये बताया गया एथेनॉल से अगर प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है तो प्रोपेन नाइट्राइल का सूत्र ये है, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब हो गया CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड आपका N, नाम प्रोपेन नाइट्राइल, या फिर इसको एथिल साइनाइड भी कहते हैं। तो एथेनॉल है, आप अब क्रिया करा लीजिए, क्या दिक्कत इसमें, एथेनॉल की क्रिया पहले कराइए। एथेनॉल अर्थात हो गया CH3 और हो गया CH2OH, इसकी अब क्रिया कराइए, इसको क्लोराइड में बदलिए। तो क्लोराइड में बदलने के लिए हमने बताया था आपके पास क्या, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, हमने कहा था डार्जन क्रिया, बेस्ट में थोड़ा प्रिपरेशन था एल्किल हैलाइड बनाने का। थायोनिल क्लोराइड लेंगे और थायोनिल क्लोराइड कैसे तोड़ेगा, इधर से ना, आपको ये बताया गया, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे,
SO, ये Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर। यस सर। तो माइनस का निकल गया SO2, माइनस का निकल गया HCl। क्या बन गया? ये बनने वाला उत्पाद हो गया CH3CH2, ये बन गया CH3 CH2 और Cl। यस सर। अब इसकी अब क्रिया आप KCl के साथ करें, सॉरी K और CN के साथ, पोटेशियम साइनाइड, एथेनॉल ले सकते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। क्या करेगा ये? KCl निकल जाएगा, माइनस का निकल गया KCl, आकर के क्या लग गया? CN लग गया। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 और C, ट्रिपल बॉन्ड आपका N, नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। यस सर। ठीक है, इसका नाम हो गया एथेनॉल। ये हो गया आपका एथेनॉल, इसे तो बनाना था, बिल्कुल। ये हो गया एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। यस सर। ये हो गया आपके पास एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड के बाद अगला क्या गया? प्रोपेन नाइट्राइल। बिल्कुल, ये 3 कार्बन का हो गया प्रोपेन, प्रोपेन और नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल बन गए नहीं। यस सर। अगला कह रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 2,3 डाइमेथिल हेक्सेन। यस सर। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 2,3 डाइमेथिल हेक्सेन। चलो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं ना, इसको हटा देना, ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहला दूसरा हो गया, तीसरे और चौथे के बारे में बात करते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा नहीं। दिया गया 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है, 2 पे लगा क्लोरो, यस सर। 2 क्लोरो, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है? 2,3 डाई मेथिल और हेक्सेन। देखो 2,3 ऐसा लग रहा है कि 2 क्लोरोब्यूटेन दो गुना करने की व्यवस्था चले। 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब ऐसे करें, आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH है, ये CH3 लगा दे, और ये हो गया Cl, 1 2 पे लगा क्लोरो, हो गया। इसी प्रकार से एक अणु और ले लीजिए, हमने आपको बुर्जक क्रिया पढ़ाई है, बुर्जक क्रिया में है क्या? 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु। एक और इसी का उल्टा करके ना, तो पहले Cl लिखेंगे, Cl हो गया, फिर C, एक CH3 इधर हो गई, H हो गया, फिर CH2 और फिर CH3, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। इस प्रकार से 2 क्लोरोब्यूटेन की कुल कितने अणु हो गए? 2 अणु। बिल्कुल, ये Cl, एक Na, एक Cl, दूसरा Na, दूसरा Cl। अब क्रिया कहलाती है बुर्जक क्रिया। ठीक है, जब बुर्जक क्रिया होगी तो बनने वाला उत्पाद क्या बना वो देखो। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लेते हैं। अब क्रिया में लेते हैं हम लोग क्या, ये होता है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर की ऊपर से जब क्रिया होती है तो बनता है क्या है, पूरा जोड़ दीजिए, बना CH3, यहाँ से CH3, फिर आपके पास आगे क्या है, CH3 बाद CH2, फिर CH है, यहाँ पर भी CH3 है, फिर हो गया CH3 यहाँ पर हो गई, CH2 हो गया, और ये बन गया आपका CH3 नहीं। और प्लस क्या निकल गया, यहीं पे आप निकाल दीजिए, माइनस का निकल गया 2 मोल्स ऑफ Na और Cl। तो इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम आपको बताया गया है, ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 पे लगा क्लोरो, बिल्कुल 2 क्लोरोब्यूटेन, और 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बना, 2 क्लोरोब्यूटेन से बन गया आपके पास क्या, 1 2 3 कामा 4 डाई मेथिल, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हेक्सेन, नाम हो गया 3 कामा 4 डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल, और डाई मेथिल के साथ साथ लगा आपके पास क्या, हेक्सेन, डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, अगली बात आती है, ये आपका तीसरा सवाल था ना, ये तीसरा क्वेश्चन था सर। उसमें 2,3 बनाना है, 2,3 बनाना है, इसमें 3,4 बन गया है।
3,4 बनाना भाई, यहाँ पे 3,4 लिखा, 2,4 नहीं है, 2,3 नहीं है, ये 3,4 है, सुधार कीजिएगा। क्वेश्चन में 3,4 लिखा गया है, 3,4 ये ना, क्वेश्चन में 3,4 है, 3,4 डायमेट्रिक सेम बनाना क्वेश्चन ये, तो 3,4 ही बनेगा, 2,3 नहीं बनेगा। अगला आता है चौथा सवाल। चौथे में दिया गया है 1 क्लोरोप्रोपेन से बनाना प्रोपेनॉल, सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन से दिया गया 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल, से बनाना है 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन है क्या, देखो 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब पहले प्रोपेन माने 3 कार्बन, CH3CH, यहीं पर लगा दो Cl, और ये हो गया CH3, ये हो गया 1 2 2 पे लगा क्लोरो और प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और बनाना क्या है 1 प्रोपेनॉल, नहीं तो 1 प्रोपेनॉल, पहले इसको Cl को हटाओ। आपको बताया गया एल्कोहलिक, ALC, एल्कोहलिक KH जो होता है उसका 2 काम था, नहीं बताया गया था, K Cl को भी हटा देता है और OH बगल वाले से H हटाएगा, नहीं तो माइनस का निकल गया KCl और माइनस का निकल गया H2O, तो बन गया क्या, ये बन गया आपका प्रोपीन, होगा ना, यहाँ से HOH नहीं निकल गया ना, तो बना प्रोपीन, बन गया प्रोपीन, मतलब हो गया CH3 CH2 और सॉरी CH2 नहीं बल्कि CH खाली, और डबल बॉन्ड बन गया आपका CH2। अब इसकी क्रिया करा दीजिए HBr के साथ, क्योंकि 1 प्रोपेनॉल बनाना है तो प्रोपेन इस पे ऑल लगाना है, तो आप अब क्रिया कराइए HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, PeROXI और De। जब परऑक्साइड लेंगे तो ये Br यहाँ पर आकर के लग जाएगा और H आकर के यहाँ पे लगे, एंटी मार्कोनिक आपका नियम, बनेगा CH3, फिर हो गया CH2 और ये बन गया CH2, इसके साथ लग गया Br, ठीक है, चलो यहीं पे लगा देते हैं Br भी। अब हम अब क्रिया कराते हैं क्या, जलीय KOH के साथ, KOH है लेकिन यहाँ पर एल्कोहलिक था, अब फिर क्या ले लीजिए एक्वस, तो जब जलीय KOH लेते हैं तो जलीय KOH अब क्रिया क्या करेगा, इस K और Br को हटा देगा, माइनस का हट गया KBr और OH आकर के यहाँ पे लग जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड बन गया इस तरह से CH3 CH2 फिर CH2 और यहीं पर आकर लग गया OH, नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल, इसको कहते हैं 1 प्रोपेनॉल। आपके एनसीईआरटी का सवाल ये भी है, ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसको कहते हैं 1 पे लगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, नहीं ये क्या है, ये कहलाएगी प्रोपीन, ये हो गई प्रोपीन, नहीं। अगली क्रिया आती है क्लोरोबेंजीन से बनाना पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल, आपको ये पढ़ाया गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये चौथा था, 5वां देख लेते हैं। 5वें में दिया क्लोरोबेंजीन, ऐसे क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से बनाना पैरानाइट्रोफिनॉल, ऐसे पी लिखा है नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो पैरानाइट्रोफिनॉल ये बनाना है। देखो क्लोरोबेंजीन से पहले क्या कीजिए आप, क्लोरोबेंजीन से बनाए पहले इसका नाइट्रिकल करा दीजिए, ठीक है, नाइट्रिकल कराइए तो बनेगा आपके पास क्या, ये बनेगा। अगला क्या कह रहा है, उसके पास फिनॉल बनाना उसका, चलो क्लोरोबेंजीन से पहले आप बनाना पैरानाइट्रोफिनॉल, चलो सही, आप फिनॉल बना करके तभी क्रिया करा सकते हैं नाइट्रिकल। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया अगर हम कराते हैं किसके साथ, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी अपक्रिया करा देते हैं हम लोग किसके साथ, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ बनेगा क्या, ये HNO3 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ H2 और SO4 ये बनाएगा आपके पास क्या, बनाएगा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो गया Cl, Cl पर यहाँ पर आकर के लग गया
NO2, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और जो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन गया, इसकी अब अपक्रिया करा दीजिए NaOH के साथ। तापमान थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, NaOH के साथ। जो NaOH के साथ आप अपक्रिया कराएंगे तो पैरा नाइट्रो को हमने बताया था 443 केल्विन तापमान, 443 केल्विन तापमान। इतना केल्विन तापमान देंगे तो ये क्या करेगा, आसानी से इसका NaCl को हटा करके और OH को यहाँ पर लगा देगा। अपक्रिया आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर OH आकर लग गया और यहाँ पे लग गया आपका NO2, तो नाम हो गया आपके पास क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पे लगा नाइट्रो, या फिर इसको हम लोग और कह सकते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, पैरा नाइट्रो, बिल्कुल नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से ये हो गया क्या, पैरा नाइट्रो, या फिर क्या होगा 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिख सकते हैं, ठीक है। 4 पे लगा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या होगा आपके पास, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो गया 4 पे लगा क्लोरो, 4 पे लगा क्लोरो और नाइट्रोबेंजीन। हो गया। अब अगला आता है क्या, क्या होता है जब, 5 क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन तभी हो गया। चौथा क्वेश्चन, अगला हटाते हैं, 5वां क्वेश्चन। कितना समय हुआ, 50 मिनट हो गए। तो ये फटाफटा हो जाएगा, जल्दी नहीं, छोटा नहीं। अगली अपक्रिया आती है अगली अपक्रिया दे दी गई है एन ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक के साथ। मतलब क्या होता है, जब एन ब्यूटिल क्लोराइड अर्थात एन ब्यूटिल क्लोराइड ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। एन ब्यूटिल क्लोराइड ये है CH3 CH2, फिर CH2 है और फिर CH2 के लगा साथ में, CH2 के साथ लगा Cl। एन ब्यूटिल क्लोराइड ये है, इसकी अपक्रिया कराते हैं एल्कोहलिक केओच के साथ। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ तीर के ऊपर क्या होता है जब चल रहा है, ये इसको हम लोग लिखते हैं क्या, क्या होता है जब, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक केओच के साथ है। यहाँ पे लिखा गया ALC और KOH। क्या करेगा, यहाँ से Cl हटाएगा, माइनस का निकल गया KCl, क्योंकि दो काम एल्कोहलिक ना, और OH बगल से H निकालेगा तो माइनस का निकल गया H2। बना क्या, ये इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आकर के लग जाएगा तो बनेगा CH3 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। बना क्या, ये हो गया ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट, और 1 पर क्या है इन, ब्यूट 1 इन। इसका नाम हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन से बना ब्यूट 1 इन, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं। दिया गया क्लोरोबेंजीन है, देखिए क्लोरोबेंजीन जो होता है वो सामान्य ताप पर अपक्रिया नहीं करता। ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन सामान्य ताप पर अपक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर इसका NaOH के साथ अपक्रिया करा रहा है उच्च तापमान, ठीक है, बताया गया था 600 लगभग 300 ATM दाब, 300 ATM दाब होता है, और 600 लगभग 23 केल्विन तापमान होता है। इतने तापमान पे ये जल अपघटित हो जाता है, ठीक है। जब टूटेगा तो बनाया क्या, इसका NaCl को हटा देगा और OH लग जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, फिनॉल होता है। ये बनेगा OH और प्लस निकल गया पास NaCl। तो ये ध्यान रखेंगे कि भैया क्लोरोबेंजीन का सामान्य ताप पर अपघटन नहीं हो पाता, जल अपघटन नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं, कितना लेते हैं 623 केल्विन तापमान और 200 ATM दाब, तो किस में कन्वर्ट होगा, फिनॉल में। अगला दिया गया मेथिल ब्रोमाइड, तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में दिया गया मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN के साथ होती है। मेथिल ब्रोमाइड क्या है, CH3 और Br, इसकी अपक्रिया KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो KBr निकल जाएगा, माइनस का निकल गया KBr, और क्या होगा CN आकर के लग जाएगा, बनेगा CH3, और CH3 के साथ आपका क्या C और ट्रिपल बॉन्ड N, नाम हो गया एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल नहीं, इसका नाम हो गया मेथिल ब्रोमाइड। अब चौथी अपक्रिया देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है,
चौथी अपक्रिया क्या है? एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय केवच के साथ होती है। एथिल क्लोराइड मतलब हो गया CH3 CH2 और Cl। एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय केवच, अर्थात केवच तो है लेकिन एक्वस नहीं, AQ एक्वस है और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं। क्या करेगा? KCl निकल जाएगा, माइनस का निकल गया KCl, बना क्या? ये बन गया CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 और OH, अर्थात क्या बना ये? एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल कहते हैं। लास्ट आपका पांचवा जो अपक्रिया है, पांचवी अपक्रिया ये है, पांचवी अपक्रिया, पांचवी में कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ होती है। मेथिल ब्रोमाइड मतलब हो गया ये CH3 और Br, इसकी अपक्रिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु के साथ, फिर Br है और फिर क्या है? CH3। तो मेथिल ब्रोमाइड की जो क्रिया होती है वो किसके साथ हो रही है? अगर इनके साथ हो रही है मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर दिया गया शुष्क और ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जो सोडियम धातु के साथ होती है तो बनता क्या है? बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3 एथेन प्लस निकल गया 2 मोल्स ऑफ NaBr। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अगर क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है तो बनता क्या है? ये बन गया एथेन। इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन